से, ये नहीं, अलग अलग तरीके से पूछा जा चुका है। कितना जो फ्लीन प्रभाव है उससे आप क्या समझते हैं? फ्लीन एक व्यक्ति थे, जेम्स फ्लीम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो जेम्स आर फ्लीम है ना। तो फ्लीन 1980 में इन्होंने ये फ्लीन इफेक्ट की बात की थी, 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में। तो फ्लीन इफेक्ट से आप समझते क्या हैं बुद्धि के बारे में, बताइए। तो पहला ऑप्शन है पीपल हैव डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग एंड लर्निंग, यानी लोगों के सोचने और सीखने के तरीके अलग अलग होते हैं। क्या फ्लीन इफेक्ट ये बात करता है? हमें क्या पता, आप जवाब दीजिए, मैं बता दूंगी, फिर आप चीटिंग कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एबिलिटी टू एडजस्ट विद द एनवायरमेंट, यानी पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाने की क्षमता फ्लीन इफेक्ट में कही गई है। या फिर थर्ड ऑप्शन, इंटेलिजेंस इज प्रीमैरिली इनहेरिटेड, यानी बुद्धि मुख्य रूप से विरासत में ही मिलती है, आपकी आनुवंशिकता से ही मिलती है, ये कह रहा है फ्लीन इफेक्ट। कुछ लोग ऑफकोर्स ये बात कहते हैं और ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि बुद्धि पे हेरिडिटी का ज्यादा प्रभाव है, एनवायरमेंट से भी ज्यादा, हालांकि एनवायरमेंट का बहुत बड़ा रोल है। ठीक, तो ये कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। फोर्थ ऑप्शन है एवरी डेकेड एवरेज आईक्यू ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीजेस, यानी हर दशक में जनसंख्या का औसत आईक्यू बढ़ जाता है, ये बात है फ्लीन इफेक्ट की, बिल्कुल सही बात है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब क्यों है सही उस पे आएंगे अभी, कि हर 10 वर्ष में, यानी एवरी डेकेड एवरेज आईक्यू ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीजेस, हर 10 साल में। हम कहते हैं यार नई जनरेशन तो पहले से बेहतर होती जा रही है, ये तो स्मार्ट है, नए बच्चे स्मार्ट हैं। क्यों स्मार्ट है? क्योंकि फ्लीन इफेक्ट में जेम्स फ्लीम कह रहे हैं कि हर 10 साल में एवरेज आईक्यू, औसत आईक्यू, जैसे हम अगर नॉर्मल देखते हैं एवरेज आईक्यू क्या है, 90 से 110 कहते हैं हम, ठीक है, बढ़ जाता है। यानी आज अगर एवरेज आईक्यू हम मान के चल रहे हैं, मतलब, और ये बहुत ज्यादा नहीं, 3 पॉइंट के आसपास कहा जाता है कि लगभग 3 पॉइंट्स एवरेज आईक्यू 3 पॉइंट से बढ़ जाता है। यानी 2010 से 2020 के बीच में जो बच्चे पैदा हुए उनका एवरेज आईक्यू जो है बेहतर होगा 1995 से 2005 के बीच में जो बच्चे पैदा हुए, यानी हर 10 साल में आईक्यू बढ़ रहा है, एवरेज आईक्यू जनरली, अगर सामान्य तौर पे अगर हम देखें। ऐसा क्यों हो रहा है? कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। आपका एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज बेहतर हो रही हैं, एनवायरमेंट में बहुत सारी ऐसे स्टिमुलेशन आ रहे हैं। आज आप देखेंगे आपके पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, आप इंटरनेट का इस्तेमाल करके दुनिया में किसी को भी देख सकते हैं, किसी को भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं, जो शायद हमसे पहले जनरेशन के पास नहीं था। तो एनवायरमेंट में बहुत सारी चीजें अपडेट हो जाती हैं उतने टाइम में, हर 10 साल में, है ना। तो इसके कई सारे रीजन हैं, जिसमें से एक ये इंपॉर्टेंट रीजन है कि एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, उस वजह से एवरेज आईक्यू भी बेहतर होता है। जेनेटिक फैक्टर्स में भी चेंजेस आते हैं, ओवरऑल एनवायरमेंट में मान लीजिए, इसमें मतलब बहुत सारे रीजन है, कल्चर से लेकर के। तो अगर एक शब्द में कहें तो एनवायरमेंट बेहतर हो रहा है, तो हर 10 साल में हम कहेंगे कि एवरेज आईक्यू बेहतर होता जाता है। हालांकि इसका एक रिवर्स रीजन भी है, या रिवर्स एक इसका कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट है, या इसको क्रिटिसाइज किया जाता है इस बात पे कि कुछ कंट्रीज में देखा गया है कि जो एवरेज आईक्यू है वो एवरी डेकेड, यानी हर 10 साल में या तो कम हुआ है, जैसे कि नॉर्वे की एक रिसर्च है जिसमें ये बात होती है कि हर 10 साल में कई पॉइंट से आईक्यू कम हुआ है। वहां डेनमार्क में स्टेबल बताया जाता है कि प्लेट्यू कर गया, आईक्यू ना बढ़ रहा है ना घट रहा है हर 10 साल में। तो इसके ऑपोजिट भी हर चीज का, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही अपने आप में कॉम्प्लेक्स है, साइकोलॉजी या एजुकेशनल साइकोलॉजी जो भी आप पढ़ रहे हैं, मतलब हम सब कुछ ही पढ़ रहे हैं, इसमें कई सारे एस्पेक्ट हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट हो चाहे। तो अगर हम देखें तो हर दशक में जनसंख्या का औसत आईक्यू बढ़ता है, ये बात फ्लीन इफेक्ट में कही गई है। बट इसके अराउंड बाकी चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपको बता दी है, कि इसका एक काउंटर जो है, वो काउंटर एग्जाम्पल ये है कि कई जगहों पर ये देखा गया है कि 10 साल में अब बढ़ नहीं रहा आईक्यू, या तो रुक गया, मतलब सेम ही है, प्लेट्यू कर गया, स्टैग्नेंट हो गया, या फिर कम भी हुआ है एवरेज आईक्यू। अब वो कंफर्ट की वजह से हुआ, जिसकी भी वजह से हुआ, बट फ्लीन इन जनरल यही बता करके गए हैं कि हर 10 साल में एवरेज आईक्यू बढ़ जाता है, और ये डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशन सभी में देखा गया है। उसका रीजन वही है, रिसोर्सेज बेहतर हो जाते हैं, टेक्नोलॉजी बेहतर हो जाती है, या हम कहें आसपास का एनवायरमेंट बेहतर हो जाता है। हाँ, जैसे अपडेट हो जाती है ना जनरेशन, वही 5G के जैसे, तो आप ज्यादा स्मार्ट होंगे अपनी पुरानी जनरेशन से, ये आप देखते ही हैं। चलिए खैर, एवरेज की बात हो रही है यहाँ पे, तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो मान लीजिए पहले ज्यादातर लोगों का आईक्यू अगर 110 के आसपास होगा, तो 2-3 पॉइंट हर 10 साल में बढ़ जाएगा, कुल मिलाकर के बात ये है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है भाई? ये कहता है थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस डज नॉट सपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन बहुत बार अलग अलग तरीके से पूछा जा चुका है, महत्वपूर्ण है, आसान सा सवाल है। बहुबुद्धि का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस कथन का समर्थन नहीं करता? यानी गार्डनर अपनी थियरी में जो बहुबुद्धि, मल्टीपल इंटेलिजेंस, मल्टी डायमेंशनल भी कह देते हैं आपके सिलेबस में, उसको क्या चीज ये थियरी सपोर्ट नहीं करती? पहला ऑप्शन है लर्निंग कुड बी असेस्ड थ्रू वेरियस मीन्स, यानी सीखने का मूल्यांकन विभिन्न माध्यमों से किया जा सकता है। हाँ, आप
सिखा भी मल्टीपल तरीके से सकते हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस यही कहता है कि मल्टीपल तरीके हैं बच्चों को सिखाने के, क्योंकि बच्चे अलग अलग तरह से सीखते हैं, लोगों में अलग अलग प्रकार की इंटेलिजेंस है। बात तो ठीक है। तो आप जब सिखा सकते हैं तो आकलन भी अलग अलग तरह से कर सकते हैं। जब सारे बच्चे सीखते सेम तरीके से नहीं है तो सबका टेस्ट सेम तरीके से क्यों लेना? बात सही है। इंटेलिजेंस इज अ, लेकिन हमको बात सही नहीं, हमको चाहिए गलत बात, है ना? जो गलत है वही सही होगा यहाँ पे। सेकेंड ऑप्शन है इंटेलिजेंस इज अ डिस्टिंक्ट सेट ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशंस यूज्ड बाय एन इंडिविजुअल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। यानी बुद्धिमत्ता जो है वो डिस्टिंक्ट सेट ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशंस है जो एक साथ यूज होते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक है, आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत सारी आपकी डिस्टिंक्ट सेट ऑफ कैपेबिलिटीज लगता है। ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट रिलेटेड टू आईक्यू। या फिर फोर्थ ऑप्शन, पीपल हैव डिफरेंट वेज ऑफ लर्निंग। हाँ भाई, होता है। विशिष्ट समूह भी, आप एक साथ अगर आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो कई सारे एस्पेक्ट लगेंगे आपके अंदर की क्षमताओं के। ठीक है, लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है वही गलत है कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट रिलेटेड टू आईक्यू। देखो, आईक्यू की बात बहुत ज्यादा गार्डनर करते नहीं है, आईक्यू को बहुत अच्छी बात मानते नहीं है गार्डनर, है ना, कि आईक्यू स्कोर्स ही बताएंगे कि बच्चा इंटेलिजेंट है। ये बात कहना यहाँ पे गलत होगा। वो कह रहे हैं कई प्रकार की बुद्धि है, कोई म्यूजिक में अच्छा हो सकता है, कोई भाषा में अच्छा हो सकता है, कोई गणित में अच्छा हो सकता है ना, कोई नेचर को समझने में अच्छा हो सकता है, कोई खुद को समझने में अच्छा हो सकता है, कोई किसी और को समझने में अच्छा हो सकता है। तो ये कह रहे हैं कि बुद्धि कोई सिंगल एंटिटी नहीं है, कोई आईक्यू स्कोर नहीं है बुद्धि। तो ज्यादा आईक्यू आईक्यू नहीं रोना है। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। ठीक, हैप्पी नवरात्रि भाई। चलो, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब थोड़ा सा गणित लगा लो, ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, सीटेट में आ जाते हैं इस तरह के सवाल भी, है ना। फटाफट से बताइए, ऑनलाइन में मिल भी जाएगा आपको, फटाफट से जवाब दीजिए। 5-year-old दर्श हैज मेंटल एज ऑफ 8, व्हाट इज हिज आईक्यू। यानी 5 साल का बच्चा है दर्श, जिसकी मानसिक उम्र है 8 साल। मानसिक आयु जिसको हम कह रहे हैं, मानसिक आयु का मतलब क्या है? एक होती है आपकी मेंटल एज, जिस लेवल पे आपका दिमाग काम करता है, जिस उम्र पे आपका दिमाग काम कर रहा है, और दूसरी है आपकी क्रोनोलॉजिकल एज, यानी जितने साल के आप एक्चुअल में हैं। ठीक, तो 5 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, दिमाग काम करता है 8 साल पे, क्योंकि मानसिक आयु है 8 वर्ष। आईक्यू निकालना है, MA/CA इंटू 100 कर देंगे तो आईक्यू आ जाएगा। और 20 पंजे 100 होते हैं, ये आपको पता है, अंग्रेजी माध्यम वाले कहेंगे 25 × 100। ठीक, इतनी बात क्लियर है। तो 20 इंटू 8 करेंगे तो 160 आ जाएगा, 20 × 8 = 160। ठीक, क्लियर है बात। पहाड़े मैंने हिंदी मीडियम में याद किए थे, आज तक हिंदी में याद है, ट्रांसलेट करना पड़ता है दिमाग में तब जा करके। देखिए, इतनी बात क्लियर है, 160 आ गया आईक्यू। अब इस फॉर्मूले के अराउंड कई क्वेश्चंस बनते हैं जो हमें समझने हैं। ठीक, माँ वा से याद करने के लिए मैं आपको कह देती हूँ, माँ वा बोले तो मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100, ये फॉर्मूला है आईक्यू का, याद रखना है हमको। सिंपल, MA/CA इंटू 100, मैं का भी बोल सकते हो, MA/CA इंटू 100। वास्तविक आयु या क्रोनोलॉजिकल एज वो एज है जितने वर्ष आपको इस धरती पे बोझ बने हुए हो गए हैं, आए हुए हो गए हैं। जरूर नहीं आप धरती पे बोझ हो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, सबका अपना नजरिया देखो एक बार। तो 160। ठीक, अब यहां पे 2-3 चीजों का ध्यान रखना है आईक्यू के बारे में। एक और क्वेश्चन ऐसा ही आपको मिलेगा, समझेंगे। अगर हम देखें, देखो आईक्यू के कॉन्सेप्ट की बात, कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू की बात सबसे पहले किसने की थी? ये पेपर में आ चुका है, सीटेट से लेके हर जगह पूछे जाते हैं ये आईक्यू के आसपास के सवाल या कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस पे। कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू किसने दिया था? फटाफट बताओ। ये बड़ी कंफ्यूजन रहती थी लोगों को, बहुत पहले क्लियर किया यूट्यूब पे, तब से आप क्लियर हैं। कोई कह रहा है हूं मैं बोझ, नहीं, ऐसा नहीं समझना, अपने बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचना है ना, जो आपको बोझ कहे उसे बोझ कह दो। कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू, लग जाएगी यार नौकरी, ऐसे क्यों टेंशन ले रहे हो, बोझ मत बनो, कोई बात नहीं, होता है। देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू किसने दिया? याद आ रहा है किसी का नाम? बताओ फटाफट। हाँ, गाल्टन कह रहे हैं कोई लोग, बहुत बढ़िया, शाबाश। टर्मन, बस कुछ लोग सही दे रहे हैं। एल्फ्रेड बिने, एल्फ्रेड बिने वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इंटेलिजेंस का टेस्ट पहली बार दिया, है ना। आईक्यू जो है विलियम स्टर्न नाम के व्यक्ति हैं, विलियम स्टर्न। साइकोलॉजी का ज्यादातर काम बाहर ही हुआ है, इसलिए हम ज्यादातर नाम अंग्रेजी ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। विलियम स्टर्न, विलियम स्टर्न, ठीक, इन्होंने आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया 1912 के अराउंड। एक बार चेक कर लेना इसको, 1912 के अराउंड। हाँ, 1916 में वो जो कॉन्सेप्ट है, टर्मन ने आईक्यू के फॉर्मूला को रिवाइज करके एक बेहतर फॉर्मूला बना दिया, और फॉर्मूला का श्रेय चला गया टर्मन को।
फॉर्मूला ऑफ आईक्यू या रिवाइज्ड फॉर्मूला ऑफ आईक्यू, तो जिनकी आप अभी बात कर रहे थे, लुई टर्मन नाम है उनका। 1916 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने काम किया, लुई टर्मन, ठीक है, टर्मन लिख देते हैं, लुईस टर्मन कह देंगे हिंदी में, 1916। ठीक, अब थोड़ा इससे पीछे आ जाते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट, मेंटल एज का कॉन्सेप्ट, ये सब पहले ही आ चुके थे, ये आईक्यू का गेम हम बाद में खेल रहे थे। ठीक, समझते हैं कहानी क्या है। अगर हम देखें यहां पर मेंटल एज 1908 के अराउंड मेंटल एज का कॉन्सेप्ट एल्फ्रेड बिने ने दिया, जिन्होंने पहला बुद्धि का परीक्षण दिया था, फर्स्ट टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस 1904-5 में। यानी टेस्ट पहले आ गया था, मेंटल एज मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट बाद में आया है, ठीक है ना। तो एल्फ्रेड बिने ये वही बिने हैं जिन्होंने पहला बुद्धि का परीक्षण दिया 1904-5 में, फ्रांस से थे, और इनके साथ थियोडोर साइमन इनके एक कॉलीग थे। अल्फ्रेड बिने भी कह देते हैं हम हिंदी में। ठीक, बात क्लियर है। हाँ, 1904-5 में आपका मतलब ये टेस्ट बनने तो शुरू हो जाते हैं, लागू बाद में होते हैं। फर्स्ट टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, पहला बुद्धि परीक्षण। आईक्यू देख रहे हो बहुत बाद में आया है, तो पहले से बुद्धि का परीक्षण का तरीका सिर्फ आईक्यू ही नहीं है। आईक्यू बहुत छोटे से एस्पेक्ट को दिमाग के आपके मेजर करता है ना। जैसे आपका कॉग्निटिव एबिलिटी में 2-3 चीजें, मतलब चीजें तो बहुत सारी होती हैं, जिसमें से ज्यादातर अगर आप एनालिटिकली अच्छे हैं, अगर आप मैथमेटिक्स में, रीजनिंग में बहुत अच्छे हैं, तो हो सकता है आपका आईक्यू स्कोर बेहतर निकल आए। लेकिन अगर आप मैथ्स और रीजनिंग में अच्छे नहीं, इसका मतलब ये नहीं आप इंटेलिजेंट नहीं है। समझ पा रहे हो? तो आईक्यू बहुत ही लिमिटेड एस्पेक्ट आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी का टेस्ट करेगा, और जिसमें रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे मेजरली ध्यान रहता है। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, इन्होंने ही थियोरी भी दी थी पहली, जिसकी बात इन्होंने की, पहली बार बुद्धि पे काम किया सर फ्रांसिस गाल्टन ने, फादर ऑफ यूजेनिक्स कहते हैं उनको, बट सीटेट में आपके काम का नहीं है। और पहला टेस्ट इन्होंने दिया। पहली थियोरी की अगर हम बात करें, यूनिफैक्टर थियोरी कह देंगे कि एक बुद्धि एक सिंगल फैक्टर थियोरी है, ये भी इन्होंने ही दी, ठीक है ना। और फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, मेंटल एज यानी मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट, 1904-5 में इंटेलिजेंस टेस्ट दे दिया, बुद्धि परीक्षण 1908 में दे दिया आपका मेंटल एज का कॉन्सेप्ट। क्रोनोलॉजिकल एज के कॉन्सेप्ट देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कितने साल के आप हैं ये तो हमेशा से एग्जिस्ट करता ही है ना। फिर आईक्यू की बात आई 1912 में जाकर के, विलियम स्टर्न ने दिया कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला टर्मन 1916। तो ये 4 बातें हैं जब आपको इंटेलिजेंस के बारे में, आईक्यू के फॉर्मूला के बारे में ध्यान रखनी है। आ जाते हैं वापस से अपने सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 फटाक से जवाब दीजिए, हल्का सा क्वेश्चन, बहुत मुश्किल क्वेश्चन आपने कर लिए। प्रदीप सोलंकी फटाफट से बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एन एंड स्टेज ऑफ अ चाइल्ड पोजेसिंग बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। एक बच्चे में शारीरिक गतिक बुद्धि है, हाईएस्ट लेवल क्या होगा, कहां तक जा सकता है वो, फटाफट बताइए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, ओरेटर बन जाएगा बच्चा, तो ये तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस वाला बच्चा बनेगा कि बहुत अच्छा वक्ता, बहुत अच्छी भाषा का इस्तेमाल, जिसमें भाषक बुद्धि होगी, वो बनेगा ये तो। हाँ, सर्जन बन सकता है, क्योंकि वो कबीर सिंह वाला सर्जन नहीं जो शाहिद कपूर थे, कि नशे करके जो है ऑपरेशन कर रहे हैं, वो वाला सर्जन नहीं, मतलब बिना नशे के हाथ पे यानी आपकी बॉडी पे पकड़ कि हल्का सा भी इधर से उधर ऑपरेट करते हुए, ऑपरेशन करते समय अगर हल्का सा भी सर्जरी में इधर उधर हो गया, मामला खराब हो जाएगा। इसलिए बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस चाहिए होती है सर्जन को भी, हालांकि स्पेशल इंटेलिजेंस भी चाहिए। तो ये दोनों में आप काउंट कर लीजिएगा, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कैसे पूछा है। स्पेशल इंटेलिजेंस भी चाहिए, क्योंकि आपको दिशा का भी पूरा प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए, आई मीन विजुअल शेप इमेजिन करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। और दूसरा आपका बॉडीली काइनेस्थेटिक तो ऑफकोर्स चाहिए ही चाहिए। ठीक, पॉलिटिकल लीडर तो आपको पता ही है क्या करते हैं, है ना, बड़े बड़े वादे। तो यहाँ पे इनमें इंटरपर्सनल और लिंग्विस्टिक दोनों प्रकार की इंटेलिजेंस भर भर के होती है। पोइट तो ऑफकोर्स लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के साथ जाएंगे यहाँ पे भी हम, क्योंकि जरूर नहीं कि पोइट बहुत अच्छा गा पाए या म्यूजिक कंपोज कर पाए, बट हाँ वो लिखते अच्छा है, सुर में भी लिख सकते, मतलब आई मीन एक लय ताल के साथ भी लिख सकते हैं, तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस आंसर हो जाएगा। सर्जन, वो डॉक्टर जो आपका सर्जरीज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू गार्डनर व्हाट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एनेबल्स इंडिविजुअल्स टू यूज हाई लेवल ऑफ फिजिकल मूवमेंट कंट्रोल एंड एक्सप्रेशंस। गार्डनर के अनुसार किस प्रकार की बुद्धि व्यक्तियों को उच्च स्तर की शारीरिक गति नियंत्रण, यानी शरीर की गति पे नियंत्रण है ना, और अभिव्यक्ति का उपयोग, यानी शारीरिक रूप से कैसे एक्सप्रेस करना है बॉडी को। डांस में हो सकता है ये लोग बहुत अच्छे हों, है ना, दौड़ने भागने, जिम्नास्ट, इन सब ये लोग इसमें अच्छे हो सकते हैं, जो भी काम शरीर से किए जाते हैं।
तो पहला है इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल में तो सेल्फ, खुद को जानने वाली बात है, खुद के मोटिव, खुद के इमोशन, खुद की भावनाएं, खुद में खोए रहना, मतलब खोए तो नहीं रहना बट समझने के लिए समझ लो। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज भाषिक बुद्धि है। यहां पे आप भाषा को बोलने, समझने, पढ़ने, लिखने, इन सब में बेहतर होंगे। जैसे कि आपका कोई भी पोइट हो सकते हैं, लिरिसिस्ट हो सकते हैं जो म्यूजिक लिख रहे हैं, मतलब लिरिक्स लिख रहे हैं, म्यूजिक क्या लिख रहे हैं। इंटरपर्सनल है जो लोगों को समझने में बेहतर हो, थेरेपिस्ट, टीचर्स, ये भी ठीक ठाक होते हैं। दूसरों के इमोशंस, दूसरों के आपके मोटिव्स, डिजायर्स, इन सबको समझने में इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटर का मतलब है दो या दो से अधिक, इंटर स्टेट, इंटरनेशनल, ये सब वर्ड आपने सुने, यानी दो या दो से अधिक स्टेट या दो या दो से अधिक नेशंस के बीच में ट्रैवल हो रहा है कुछ, तो इंटर वर्ड मतलब है मल्टीपल लोग, दो या दो से अधिक। इंट्रा है खुद, सेल्फ, स्वयं। तो इस तरह से ध्यान रखना है, इंटर और इंट्रा में बहुत ज्यादा आप लोग कंफ्यूज होते हैं। फिजिकल मोबिलिटी लगेगी, है ना, फिजिकल मोबिलिटी लगेगी किसमें? ये बच्चा सा क्वेश्चन लग रहा होगा, डीट प्लस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिजिकल मोबिलिटी में बेहतर होंगे ऐसे लोग जिनकी आपकी बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस जिनमें पाई जा रही है, यानी शारीरिक गतिशीलता में, दौड़ने भागने, शरीर पे बहुत अच्छा कंट्रोल इनका मिलेगा। जितने भी एथलीट्स हैं सब इसी में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 8? एक वो बच्चा जो, बच्चा तो खैर मतलब पता नहीं कितना लीगल है, बट आपने भी बचपन में देखा ही होगा बच्चे या कुछ लोग जो स्पेसिफिकली रस्सी पे चलते हैं, तो उनमें भी वो बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, इफ द क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ द चाइल्ड इज 60 मंथ्स, यानी बच्चे की जो वास्तविक आयु है, कालानुक्रमिक बोलते हैं जिसको, दुनिया में आए हुए 60 महीने हो गए, ठीक है ना, 60 महीने हो गए हैं, ठीक है, यानी 5 साल का है। एंड हिज मेंटल एज इज 66, मतलब मानसिक आयु 66 महीने की है, बच्चा है 60 महीने का, आईक्यू क्या होगा? अब या तो आप कन्वर्ट करते रहे, नहीं तो जिस फॉर्म में दे रखा है सेम ही फॉर्म में दिया हुआ है। 66 महीने जो है दिमाग की उम्र है, मानसिक आयु है दिमाग जिस लेवल पे काम करता है, क्योंकि जरूरी नहीं है जितने साल के आप हैं आपका दिमाग उसी लेवल पे काम करेगा। ज्यादातर केस में होता है कि हाँ एवरेज रहती है आईक्यू के उसी के आसपास होगा, लेकिन थोड़ा ऊपर, यानी आप जितने साल के हैं उससे आगे, एज से आगे आपका दिमाग काम करेगा या पीछे भी करेगा, दोनों ही संभावनाएं हैं। 7 वाला भी है, होता ही है। तो 60 महीने की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको पता ही है MA अपॉन में CA, तो मानसिक आयु है 66 महीने, वास्तविक आयु है 60 महीने, गुणा कर देंगे 100 से, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया, सिंपल है, अब निकाल लो, इतना गणित तो आपको आता ही है ना, 10 से ही डिवाइड कर लो, कुछ नहीं तो टाइम पास के लिए, है ना। ये 11 110 आ गया होगा आंसर, आ गया कि नहीं? 11 लिख रहा है कोई, तो ऑप्शन है 11? नहीं है ना, 110 दिया हुआ है ऑप्शन में, ठीक है। चलिए, अच्छा ये हिंदी मीडियम में एक 0 गायब है, चलिए, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तय तो किया जा सकता है, तय क्यों नहीं किया जा सकता? क्वेश्चन नंबर क्या, ये 8 था, 9 पे आते हैं। फर्स्ट थियरी ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का पहला सिद्धांत। अब इस तरह के क्वेश्चन भी करना इंपॉर्टेंट है, अलग अलग जगह पे पूछे जा चुके हैं, पूछे जा सकते हैं, तो आसान, मुश्किल, मॉडरेट, हर तरह के क्वेश्चन करने ही हैं। पेपर में तीनों तरह के क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ आसान नहीं आते हैं, बल्कि मुश्किल क्वेश्चन कम मिलेंगे आपको, आसान और मॉडरेट ज्यादा मिलेंगे। द फर्स्ट थियरी ऑफ इंटेलिजेंस वॉज, बुद्धि का पहला सिद्धांत, अभी हमने इस पर चर्चा की थी, याद हो तो आपको, सिंगल फैक्टर, 2 फैक्टर, मल्टी फैक्टर, 3 फैक्टर, क्या? फटाफट से बताओ, जवाब दीजिए, फटाफट से बताओ। सिंगल फैक्टर बाय बिने, सही है यूनिक गर्ल, आप पुराने हो गए हो, सारे जवाब दे रहे हो हैं। मैम यू आर दी मोटिवेशन, आई रियली लाइक योर ऑल वीडियोस, थैंक यू सुरभि, जल्दी से आप मेहनत करके आगे बढ़ें। सिंगल फैक्टर थियरी, सिंगल फैक्टर थियरी जिसको यूनी फैक्टर भी कहते हैं, एल्फ्रेड बिने ने 1904-5 में दी थी। यूनी फैक्टर, यानी यूनी का मतलब ही होता है सिंगल, तो जहां भी यूनी की बात हो रही मतलब सिंगल, है ना। एकल, इसकी फीस अलग से लगेगी, ये अंग्रेजी का टॉपिक था, CDP का नहीं, मजाक कर रही हूँ। एकल कारक बुद्धि, यानी बुद्धि कोई भी एक ही फैक्टर है जो हर जगह पे काम करेगा, जबकि इसको बाद में बहुत क्रिटिसाइज किया गया कि एक फैक्टर नहीं है, बुद्धि में बहुत सारे प्रकार भी हो सकते हैं। फिर इसके बाद तो आपके स्पीयरमैन आए, उन्होंने कहा 2 फैक्टर होती है, जनरल और स्पेसिफिक दोनों होती है। मल्टी फैक्टर में थॉर्नडाइक ने बात की, हालांकि आजकल पूछा जाता नहीं, बट इतना तो पता होना चाहिए कि किसने कौन सा नाम दिया है, ठीक। तो यूनिफैक्टर और या सिंगल फैक्टर, एल्फ्रेड बिने, एल्फ्रेड बिने। वहीं अगर 2 फैक्टर की बात करें तो चार्ल्स स्पीयरमैन, जनरल और स्पेसिफिक, सामान्य और विशिष्ट बुद्धि का सिद्धांत। मल्टी फैक्टर में नाम आता है थॉर्नडाइक का,
सोशल, एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस की बात इन्होंने की थी। यूट्यूब पे मिल जाएगा, मैंने बहुत साल पहले कराया हुआ होगा, पुराने चावल हो चुके हैं हम लोग। 3 फैक्टर थियरी, अब 3 फैक्टर नहीं 3 टाइप्स की बात तो करते हैं, फैक्टर नहीं कहते हम उसको, जिसको ट्रायआर्किक थियरी कहते हैं विलियम स्टर्नबर्ग की, जिसमें प्रैक्टिकल, क्रिएटिव और एनालिटिकल इंटेलिजेंस आता है। तो ये बेसिक नाम है, टाइप है, जो आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, थोड़ा सा लेंदी है, जवाब दीजिए। पोल में आप आंसर करेंगे फटाक से, हल्का सा लेंदी है। 9 बजे रखेंगे भाई कल से टाइम, आज थोड़ा सा लेट हो गया है। असर्शन यानी कथन और कारण। अ पर्सन इज अवेयर अबाउट हिज आइडेंटिटी, फीलिंग्स, मोटिव एंड नो द मीनिंग ऑफ लाइफ शुड बी कंसिडर्ड एज एन इंटेलिजेंट वन। यानी एक अभिकथन है, दावा है, कथन है, क्या कहता है कि एक व्यक्ति अपनी पहचान यानी अपनी आइडेंटिटी, मतलब मैं कौन हूं, अपनी भावनाएं, किस चीज पे आपको अच्छा लगता है, किस पे बुरा, कैसा आप महसूस करते हैं, अपना मकसद क्या, आप मीनिंग क्या है, जीवन का पर्पस क्या है, ये सब जानता है और जीवन का अर्थ जानता है, बस तो भगवान ही है फिर तो ये, उसे बुद्धिमान माना जाना चाहिए, बिल्कुल माना जाना चाहिए भाई। सबसे महत्वपूर्ण काम तो यही है, बाकी सब तो ठीक है हम कर रहे हैं, लेकिन काफी महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, फटाफट से बताओ। हाँ, काफी हद तक सिमिलैरिटी है प्रदीप सोलंकी, तो हो जाएगा काम आपका। देखिएगा, तो ये बात ट्रू है भाई, इंटेलिजेंट कहेंगे उस व्यक्ति को जो अपने बारे में जानता है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है गार्डनर की, जिसको अंतः व्यक्तिक कहेंगे, खुद को जानने वाला। तो अगर हम कहें तो अ पर्सन हु इज अवेयर अबाउट हिज आइडेंटिटी, मैं कौन हूं, कौन सी मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या मेरी वीकनेसेस हैं, मैं कैसा महसूस करता हूं, मेरा मोटिव क्या है, जीवन का मतलब क्या है मेरे लिए, ये सब जानने वाले व्यक्ति को बिल्कुल इंटेलिजेंट मानेंगे, है ना। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ जो पहाड़ पे बैठा हुआ है वो इंटेलिजेंट नहीं है ना भाई, बहुत सारे मंक भी तो यही करते हैं ना। तो ये क्या हुआ, ट्रू है बात। रीजन क्या है, एज पर गार्डनर्स थियरी देयर इज ओनली 3 फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकल, क्रिएटिव एंड एनालिटिकल। अभी इसी की बात की थी, पीसीए से आपको बताया हुआ है, ये विलियम स्टर्नबर्ग की थियरी है, ट्रायआर्किक थियरी कहते हैं उसको, त्रिबुद्धि सिद्धांत, है ना। गार्डनर जी के हिसाब से तो 8 प्रकार हैं, 3 फैक्टर नहीं है, तो ये जो रीजन है ये गलत हो गया। तो सीमा सही है, समीर गलत है यहाँ पे, है ना। ए और आर समझते ही हो आप, तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो वो तीसरे स्टेप पे जाने की जरूरत नहीं है, अगर इन दोनों में से कोई एक गलत हो जाए फिर तीसरे स्टेप की जरूरत नहीं पड़ती कि हम पहले ए चेक करेंगे, ए सही निकला तो आर चेक करेंगे, आर सही निकला तो ए आर के लिए ठीक है या नहीं, या आर ए के लिए ठीक है या नहीं। लेकिन अगर ए और आर में से कुछ गलत निकल जाए फिर तीसरे स्टेप पे जाने की जरूरत पड़ती नहीं है। तो ए तो सही है, ट्रू है, ए सही है बट आर गलत है। रीजन सही नहीं है इसका कि गार्डनर ने 8 प्रकार की जगह 3 दे दिए फैक्टर, नहीं, उन्होंने फैक्टर की बात नहीं की, उन्होंने टाइप की ही बात की है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, विच वन इलस्ट्रेट अ पर्सन विद लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, यानी भाषक बुद्धि को दर्शाने वाला ऑप्शन कौन सा है, एक व्यक्ति जिसका भाषा पे पकड़ है जिसकी, वो कौन सा ऑप्शन दर्शाएगा। सेंसिटिविटी टू पिच, मेलोडी एंड टोन, पिच यानी उतार चढ़ाव आपकी आवाज में, धुन और स्वर के प्रति संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी टू द मीनिंग एंड ऑर्डर ऑफ वर्ड्स एंड वेरिड यूजेस ऑफ लैंग्वेज, शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध उपयोगों के प्रति संवेदनशीलता, यानी एक प्रॉपर सेंटेंस बनता कैसे, ऐसे नहीं है कि पहले वर्ब लगा दो बाद में ऑब्जेक्ट लगाओ, है ना, पूरा उल्टा करके सेंटेंस बोल दो, तो वो गड़बड़ है, उसको तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बिल्कुल नहीं कहेंगे, भाषिक बुद्धि नहीं कहेंगे। यदि आप शब्दों के अर्थ, क्रम, जो शब्द जहां यूज होना ही नहीं चाहिए वहां यूज कर रहे हैं, जिस क्रम में यूज नहीं होना चाहिए उस क्रम में यूज कर रहे हैं, भाषा के विविध उपयोगों के प्रति संवेदनशीलता नहीं है, तो मतलब भाषिक बुद्धि नहीं है। ये सब है तो कहेंगे भाषिक बुद्धि है। बाकी ऑप्शंस भी चेक करते हैं। द एबिलिटी टू नो द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, दूसरों के इमोशंस, दूसरों की डिजायर्स, दूसरों को समझने की क्षमता इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में आएगी, जो आपके काउंसलर्स, थेरेपिस्ट, इन सब में पाई जाएगी, टीचर्स में भी होती है कुछ हद तक। द एबिलिटी टू परफॉर्म मेंटल एक्टिविटीज एंड फॉर्म लॉन्ग चेन्स ऑफ रीजनिंग, तो ये लॉजिको मैथमेटिको है, क्योंकि यहाँ पे गणित और रीजनिंग से रिलेटेड अगर कुछ भी आ जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि लॉजिको मैथमेटिको गणितीय बुद्धि है। तो ये दोनों तो ऑप्शन में है ही नहीं है। सेंसिटिविटी टू पिच, मेलोडी एंड टोन, अब ये लग रहा होगा कि टोन तो भाषा से संबंधित है, बट ये म्यूजिकल एबिलिटी है, तो ये म्यूजिकल इंटेलिजेंस है कि जो लोग संगीतीय बुद्धि जिनमें पाई जाती है, जैसे ए आर रहमान, जैसे सोनू निगम, जैसे लता मंगेशकर जी, जैसे मोहम्मद रफी और जितने भी लोग, टोनी कक्कड़ मत कहना, तो पिच, धुन और स्वर के प्रति संवेदनशीलता, ये आपके विचार है, मैं तो आप ही कमेंट पढ़ के कह रही हूं, तो ये म्यूजिकल एबिलिटी है।
सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही है, ये लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस नहीं है। सेंसिटिविटी टू द मीनिंग एंड ऑर्डर ऑफ वर्ड्स एंड वेरिड यूजेस ऑफ लैंग्वेज, तो शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध उपयोगों के प्रति संवेदनशीलता। तो भाषा को आप सही जगह पे इस्तेमाल करना जान रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। इंटेलिजेंस क्या है ये बताइए। ये रील का असर है, ये पिछले कुछ महीनों में इतनी रील देखी है कि सब पता है मुझे कि कौन सी रील पे क्या बात होती है। देखो एक बार, करियरविल ऐप पीसी पर चलेगा, हाँ वेबसाइट पे चल जाएगा। इधर आते हैं, समझते हैं। इंटेलिजेंस इज यानी बुद्धि क्या है? द एबिलिटी टू इमिटेट अदर्स, यानी दूसरों की नकल करना बुद्धि है, पता नहीं होती होगी। द एबिलिटी टू लर्न एंड परफॉर्म गुड इन एग्जाम्स, परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना बुद्धि है। तो ऐसे तो एल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं, वो आपके थॉमस एल्वा एडिसन, उनको तो फिर हम इंटेलिजेंट ही ना कहें, स्कूल से ही निकाल दिया गया था, है ना। अ स्पेसिफिक एबिलिटी यानी एक विशिष्ट क्षमता है, या अ सेट ऑफ कैपेबिलिटीज, क्षमताओं का एक सेट है, समूह है। बिल्कुल सही जवाब है, कोई एक स्पेसिफिक एबिलिटी नहीं, बुद्धि को हम कहते हैं सेट ऑफ कैपेबिलिटीज, क्षमताओं का एक समूह है, कई सारी क्षमताएं एक साथ मिलकर के काम करती हैं, चाहे वो आपका अडेप्ट करना हो सिचुएशन। बुद्धि को लेकर के दुनिया भर की डेफिनेशन है, कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ना। चाहे जनरली जो परिभाषा या डेफिनेशन मानी जाती है वो है कि डिस्टिंक्ट सेट ऑफ एबिलिटीज है, जहां आपकी एबिलिटी टू रीजन यानी तर्क करने की क्षमता, अडेप्ट करने की क्षमता एनवायरमेंट के साथ, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इंटेलिजेंस, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बुद्धि के बारे में कौन सा कथन सही है, फटाफट से बताइएगा, फटाफट बताइए। इंटेलिजेंस, फर्स्ट ऑप्शन है, इंटेलिजेंस इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, ये लर्निंग की परिभाषा है, एफर्ट और प्रैक्टिस से चेंज हो जाता है व्यवहार में, है ना। इंटेलिजेंस इज हेरिडेटरी ट्रेट दैट इन्वॉल्व्स मेंटल एक्टिविटीज सच एज मेमोरी एंड रीजनिंग, सिर्फ हेरिडेटरी है, हमें क्या पता, और ऑप्शंस चेक करेंगे। इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल इन्वॉल्विंग सेवरल एबिलिटीज नॉट एंटायरली मेजरेबल बाय इंटेलिजेंस टेस्ट, बुद्धिमत्ता बहुआयामी होती है, इसके कई आयाम हैं, कई प्रकार हैं, जिसमें कई क्षमताएं शामिल हैं जिन्हें पूरी तरह से बुद्धि परीक्षण द्वारा मापा भी नहीं जा सकता, यानी इंटेलिजेंस को पूरी तरह से इंटेलिजेंस टेस्ट के माध्यम से आप माप भी नहीं सकते। यही बात तो गार्डनर कह रहे हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस में, कि बुद्धि के कई प्रकार हैं और आईक्यू तो लिमिटेड है ना, वो तो कुछ ही चीजें मेजर कर रहा है। क्वेश्चन फोर्थ ऑप्शन है, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक कन्वर्जेंट इन कन्वर्जेंट मैनर, नहीं भाई, डाइवर्जेंट, सिकुड़ते नहीं हुए नहीं, ओपन एंडेड थॉट। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे, टोटल है 27 सवाल, देखिएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, थोड़ा सा लेंदी लगेगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेजर थियोरीज ऑफ इंटेलिजेंस मैच द फॉलोइंग, अब ये 4 थियोरीज हैं, अब आपको देखना है कि 4 सिद्धांत बुद्धि के 4 अलग अलग लोगों ने दिए हैं, कौन किससे मिलता है, मैच करता है, फटाफट से जवाब देंगे। हाँ एग्जाम पक्का दिसंबर में ही होगा भाई जसवाल, उसमें क्या डाउट है यार। एमपी टेट का बैच अभी पॉसिबल नहीं है, ऑलरेडी पूरा पैक्ड चल रहा है, मुझे लग नहीं रहा कि, तो जो कॉमन चीजें हैं वो आपको सीटेट के बैच में मिल जाएंगी, बट अलग से बैच आना थोड़ा सा मुश्किल है, फिर भी मैं एक बार टीम से बात करके बताती हूँ। देखिएगा एक बार, स्पीयरमैन, चार्ल्स स्पीयरमैन, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, क्या दिया उन्होंने, 2 फैक्टर थियरी, जनरल और स्पेसिफिक एबिलिटी की बात की है, सामान्य और विशिष्ट बुद्धि। ईएल थॉर्नडाइक अलग से पूछता नहीं है जनरली, तो इसलिए बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूं मैं, क्योंकि जरूरत नहीं है। ईएल थॉर्नडाइक की अगर हम बात करें, मल्टी फैक्टर थियरी यानी बहु तत्व सिद्धांत कहते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि जैसे एक दीवार में ईंटें होती हैं, तो ब्रिक्स की तरह बुद्धि में भी कई सारे फैक्टर्स हैं, है ना। ये बहुत पहले इतनी सारी थियरीज आपको पढ़ाई है इंटेलिजेंस की बेहद डिटेल में, बट यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी, बट अभी पेपर में नहीं पूछा जाता, तो उसका कोई फायदा नहीं है, नाम बस आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो मल्टी फैक्टर थियरी थॉर्नडाइक ने दी है। थर्स्टन ने दी है ग्रुप फैक्टर थियरी, एसपीएनवी, स्पेशल एबिलिटी, है ना, परसेप्चुअल एबिलिटी, न्यूमेरिकल, ये सारे आपके कुछ 8 प्रकार हैं जिसमें उन्होंने बात की है। ग्रुप फैक्टर, ग्रुप में काम करती है आपकी बुद्धि। गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस दिया है, ये आपको पता है। आपको इसमें से अगर 2 भी पता है तो आप आंसर ढूंढ लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस दिया है, तो डी का हो गया थर्ड, डी का थर्ड 2 जगह पे, तो ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, डी का थर्ड सिर्फ 2 ही जगह पे है।
फिर आप देखो एक और आंसर, स्पीयरमैन, आपको 2 फैक्टर पता ही होगा, 2 फैक्टर ए का 4। अब देख लो ए का 4 कहाँ है, सिर्फ यहीं पे है, यहाँ है ही नहीं। सिंपल आंसर निकल गया, जरूरी नहीं आपको चारों ऑप्शन पता ही हो, है ना, स्मार्टनेस भी तो कोई चीज होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट 15th क्वेश्चन पे। 15th क्वेश्चन क्या है भाई, ये कहता है अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर, गार्डनर के अनुसार, सबसे ज्यादा सवाल आपके सिलेबस में गार्डनर से ही आते हैं, क्योंकि गार्डनर बहुत ही सेंसिबल बात कर रहे हैं बुद्धि के बारे में, कि बुद्धि के कई प्रकार हैं, बच्चे अलग अलग तरीके से इंटेलिजेंस रखते हैं, इंटेलिजेंट हो सकते हैं, है ना, और आप उनको अलग अलग तरीके से पढ़ाइए भी, बच्चों के इंटरेस्ट या वो जिस क्षमता में बेहतर करते हुए आपको नजर आ रहे हैं उधर। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर, अ फिलोसोफर हैज डैश टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एंड अ स्कल्पचर हैज डैश टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। बताइए, अभी बात की थी हमने फिलोसोफर में इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होगी, जो खुद को समझने में बेहतर है, तभी तो फिलोसोफर है। इंट्रापर्सनल, ठीक, जैसे अरस्तु, सुकरात यानी अरिस्टोटल, सोक्रेटिस और दुनिया भर के लोग हैं, ठीक। स्कल्पचर, मूर्तिकार, अभी हमने बात की थी। विजुअल स्पेशल, यानी विजुअल इमेजेस को अच्छे से प्रोसेस कर पाते हैं दिमाग में, स्पेस को लेकर के उनके दिमाग में ठीक से वो शेप बना पाते हैं, जैसे आपकी गूगल मैप वाली दीदी, मतलब इमेजिनरी हैं, वो तो रोबोट हैं, बट अगर उनमें देखेंगे तो हम काफी विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस पाई जाएगी, है ना, कई बार गड़बड़ कर देती हैं बस। तो इंट्रापर्सनल एक ही जगह पे, इंटरपर्सनल नहीं होगी फिलोसोफर में, इंट्रापर्सनल होगी, सेल्फ, खुद को जानने की। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, है ना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 16, फटाफट से देखिए, जवाब दीजिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16 है, इट इज इंपॉर्टेंट दैट द टीचर डज नॉट सेग्रीगेट चिल्ड्रन इनटू फिक्स्ड ग्रुप्स बेस्ड अपॉन इंटेलिजेंस कोशेंट, यानी ये महत्वपूर्ण है कि शिक्षक जो है आईक्यू के आधार पर बच्चों को सेपरेट ग्रुप्स में ना बांटे। अगेन आप देखिए, आईक्यू पे उतना जोर हम नहीं दे रहे हैं मॉडर्न एजुकेशन में, जो पुरानी घिसी पिटी बातें हैं वहां आईक्यू पे जोर हम बहुत देते हैं, ठीक। इट इज, हालांकि चलता है, पॉपुलर है अभी भी, ऐसा नहीं है कि नहीं है। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल में डिफरेंस बता दो, इतना भारी सवाल कैसे पूछ लेते हो, हैं। चलो अभी बता देंगे, ये पहले आप जवाब दे दो, फिर हम बताएंगे आपको इंटर और इंट्रा में अंतर। बहुत ही बेसिक सा अंतर है, देखो एक ही शब्द का अंतर है। तो यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर समूहों में विभाजित ना करे, कि ये हाई आईक्यू वाले बच्चे हैं इनको एक साथ बिठा दो, ये लो आईक्यू वाले बच्चे हैं या ये एवरेज आईक्यू वाले बच्चे हैं इनको एक साथ बिठा दो। इट इज कन्वीनियंट फॉर टीचर्स, टीचर्स की कन्वीनियंस के लिए थोड़ी चल रहा है स्कूल, बच्चों के लिए चल रहा है, टीचर की सुविधा के लिए नहीं, बच्चे के लिए। इट इज, बच्चे को सेंटर में रखना है आपको। इट इज इनकन्वीनियंट फॉर स्कूल्स, ये स्कूलों के लिए असुविधाजनक है, नहीं। इट डज नॉट अलाउ चिल्ड्रन टू compete among themselves across groups, भैया ये तो कंपटीशन बढ़ाएगा ही, कि तुम हाई आईक्यू वाले हो, तुम ए सेक्शन वाले हो, हम बी सेक्शन वाले हैं, डी वाले तो खराब होते हैं, ऐसी बातें होंगी फिर, है ना। फोर्थ ऑप्शन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू इज नॉट स्टेबल एंड इट ऑल्सो लीड्स टू लेबलिंग ऑफ चिल्ड्रन, ये बात एकदम सत्य है ना, सत्य घटना पे आधारित है कि आईक्यू की अवधारणा स्थिर नहीं है और इससे बच्चों में लेबलिंग भी होती है, जो नेम कॉलिंग के भाई तुम तो बहुत जीनियस हो, तुम इडियट हो, तुम मूर्ख हो, इस तरह की चीजें होंगी, है ना, कि लेबल लगाया जाएगा फिर बच्चों पे कि ये तो वीक हैं, ये तो ब्राइट हैं, ये तो टॉपर हैं, ये तो लूजर हैं, और ये चीजें खराब होती हैं बच्चे के लिए, आपको एज अ टीचर ये नहीं करनी है, ठीक। द कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू इज नॉट स्टेबल, आईक्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टेबल नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाता है, पॉइंट्स में इधर उधर जा सकती हैं चीजें, इवन अगर आपकी इकोनॉमिक स्टेटस बेटर है, ये भी देखा जाता है कि सोशियो इकोनॉमिक स्थिति का आईक्यू पे प्रभाव पड़ता है। अच्छी एजुकेशन आपको मिली, अच्छा माहौल मिला है, सारी चीजें आपको, अच्छा न्यूट्रिशन मिला है, फर्क पड़ेगा, ये नहीं कह रही मैं बहुत ज्यादा पड़ेगा, बट स्टेबल नहीं है। और फिर इस पे अलग अलग रिसर्च आती रहती है, अभी जैसे फ्लीन इफेक्ट में हम बात कर रहे थे, हर 10 साल में बढ़ रहा है, तो ये कारण है। और दूसरा, लेबल, ठप्पा लगाया जाता है बच्चों पे, हमें ठप्पा नहीं लगाना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। इससे पहले मैं आपको इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल बता दूं, 1 सेकंड का समय लेके देखना। इंटरपर्सनल सिंपल है, इंटर का मतलब है 2 या 2 से अधिक लोगों की बात हो रही है, जहां यानी दूसरों को समझना, दूसरों के इमोशंस यानी उनकी भावनाएं। आप किसी की शक्ल देख के बता पा रहे हैं कि आज ये सैड लग रहा है भाई, है ना, ये झूठ बोल रहा है, आप देख करके बता पाते हैं, है ना, सेंस कर लेते हैं कि मैनिपुलेशन चल रही है, यानी अपनी बात बदली जा रही है, ठीक। तो इमोशंस, डिजायर, सामने वाले को क्या पसंद आएगा, आप किसको क्या गिफ्ट देते हैं, आप अपने उस दोस्त को सोना गिफ्ट नहीं करेंगे जिसको कविताएं पसंद हैं, समझ रहे हो, थोड़ा अजीब सा उदाहरण है, बट आप समझ रहे हैं कि अगर
किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है बाइक में, तो आप उसे बाइक थोड़ी देंगे, आप उसे वो देंगे जिसमें उसे इंटरेस्ट होगा। तो ये आपके अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है कि आप समझ पा रहे हैं दूसरे को क्या पसंद आएगा, तो उसके इमोशंस, उसके डिजायर्स, उसके मोटिव्स, फीलिंग्स, अगेन वो इमोशन से जुड़ जाएंगी, डिफरेंस होता है हल्का सा। तो ये हुआ इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल में एक बात है कि अदर्स की बात होगी, दूसरों को समझने की बात होगी, ठीक। इंट्रापर्सनल में स्वयं की बात होगी, आपकी खुद की बात होगी कि आप खुद के। इंट्रापर्सनल, इंट्रा मतलब है स्वयं, इंटर मतलब दो या दो से अधिक लोग। अभी हम इंटरनेशनल, इंटर स्टेट की मैं बात कर रही थी, क्योंकि दो या दो से अधिक स्टेट या नेशन के बीच की बात है, और दो या दो से अधिक लोगों के बीच की बात है, तो इंटरपर्सनल। इंट्रापर्सनल सेल्फ, यही सब चीजें जब सेल्फ के बारे में लिख देंगे, आपके खुद के इमोशंस, खुद की डिजायर्स को समझने में आप कितने अच्छे हैं, ये सब यही कॉपी हो जाएगा बिल्कुल। मोटिव्स, फीलिंग्स, डिजायर्स, खुद को समझने में जब आप खुद के लिए अच्छे हैं, मतलब खुद के ये सारी चीजें, मीनिंग ऑफ लाइफ, ये सब पर्पस, डिजायर्स, ये सारी चीजें जो इधर थी, मीनिंग ऑफ लाइफ को एक्स्ट्रा में ऐड कर देना, क्योंकि जब आप खुद को इतना समझ लेंगे तो फिर आप हु एम आई, मैं कौन हूं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ भी बढ़ जाएंगे। तो अगर हम देखें ये सब चीजें कॉमन है, बस एक चीज डिफरेंट है, वो है सेल्फ। जब आप यही सब चीजें खुद के बारे में समझने लगते हैं तो इंट्रापर्सनल हो जाती है, अंतः व्यक्तिक कह सकते हो। हिंदी में इसका आगे पीछे कर देते हैं लोग, कई बार अंतर दे देंगे, जबकि अंतर व्यक्तिक जो है वो आपका इधर इंट्रा में जाना चाहिए। तो ये क्लियर है कि अदर्स के बारे में, दूसरों के इमोशंस की बात हो रही है तो इंटरपर्सनल, अपने तो इंट्रा। तो अगर कोई थेरेपिस्ट है, काउंसलर है, टीचर है, तो वो इंटरपर्सनल में जनरली इंटेलिजेंट मिलेगा आपको। इंट्रापर्सनल में फिलोसोफर्स हो गए, या जो भी बेसिकली थोड़ी सी डीप बातें करें, स्पिरिचुअल गुरुज हो गए, वो सब यहाँ आ जाएंगे इंट्रापर्सनल में, अगर एक्चुअल में कोई कुछ काम कर रहा है तो। चलिए, जैसे जिद्दू कृष्णमूर्ति इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं, उनकी किताबें, उनका थॉट प्रोसेस इंट्रापर्सनल में जाएगा। ऐसी बातें वही कर सकता है व्यक्ति जो खुद को जानता है। चलिए खैर आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस इंक्लूड्स, क्या है भाई? दृश्य स्थानिक बुद्धि में शामिल है विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस। अगेन वही स्केच वाली, विजुअल मतलब कुछ इमेजिन कर रहे हैं आप, पिक्चर या रास्ते या स्ट्रक्चर दिमाग में, आप विजुअलाइजेशन में अच्छे हैं, इमेजिनेशन में अच्छे हैं। मूर्तिकार और वो सारे लोग यहां आ जाएंगे, सॉरी मूर्तिकार नहीं भाई, आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डेकोरेटर्स, और जो भी दिशा बताने वाले लोग हैं विजुअल स्पेशल में अच्छे होंगे। स्कल्पचर्स भी, इवन पेंटर्स भी। तो द कैपेसिटी टू थिंक इन इमेजेस, बेसिकली विजुअल इमेजेस में ये अच्छा सोच पाते हैं। एंड पिक्चर्स टू विजुअलाइज एक्यूरेटली एंड एब्स्ट्रैक्टली, अमूर्त रूप से, सामने नहीं है। आपके घर का नक्शा बना देगा एक व्यक्ति, सामने थोड़ी है, लेकिन वो पहले इमेजिन करके बनाएंगे, ये वाला रूम यहाँ ऐसे करेंगे, ये कर लेंगे। तो ये क्या है? ये विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस है। इमेजेस में वो एब्स्ट्रैक्ट रूप से, अमूर्त, जो सामने नहीं है उस पर भी सोच पाना। मूर्त होता है जो सामने है उसी पे सोच पाना, ठीक। तो यही सही है। सेंसिटिविटी टू रिदम, पिच, मीटर, टोन, मेलोडी, ये तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस है ना, स्वर वर की बात हो गई। एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड एंड क्रिएट स्टोरीज एंड पोएम्स, ये भाषा की बात हो रही है, लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, ठीक। एबिलिटी टू क्लासिफाई नेचुरल फॉर्म्स ऑफ सच एज एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज एंड रॉक्स एंड माउंटेन टाइप्स, यानी नेचर की बात हो रही है। 8वां प्रकार है बुद्धि का, नेचुरल इंटेलिजेंस या नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। बात सही है। तो एक ही ऑप्शन सही है, वो है पहले वाला, विजुअल स्पेशल के कॉन्टेक्स्ट में, बाकी सब अलग अलग प्रकार हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 18? देखिए फटाफट जवाब दीजिएगा, अभी 10 सवाल और हैं। 9, एज पर हार्वर्ड गार्डनर्स थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट मैच ऑफ इंटेलिजेंस एंड एसोसिएटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी किस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस से कौन सा सही से मिलान होता है, मैच होता है, वो पहचानना है। अब लगभग आपके लिए अब क्वेश्चन सॉल्व करना अब तक आसान हो जाना चाहिए, क्योंकि काफी प्रकार के जो है क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं अब तक। देखना एक बार, इंट्रापर्सनल स्किल्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड रिलेटिंग टू अदर्स, इंट्रापर्सनल नहीं, जब बात अदर्स की हो गई तो इंटरपर्सनल होना चाहिए था, ये तो हो गया गलत। लॉजिकल मैथमेटिकल स्किल ऑफ डांस और एथलेटिक एबिलिटी, तो ये तो बॉडीली काइनेस्थेटिक होगा। लॉजिकल मैथमेटिक्स में तो नंबर की बात होनी चाहिए थी, तो ये भी गलत है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, परफॉर्मेंस और कंपोजिशन स्किल, हाँ ठीक है। स्पेशल स्किल ऑफ एप्रिशिएटिंग द नेचुरल वर्ल्ड, नहीं वो तो नेचुरलिस्टिक हो जाता। म्यूजिकल में आप म्यूजिक को परफॉर्म करना हो, कंपोजिशन हो, बनाना हो म्यूजिक को, ये सब चीजें आ जाएंगी संगीतीय बुद्धि में। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर है 19। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है भाई?
क्वेश्चन नंबर 19 कहता है हु अमंग द फॉलोइंग क्रिटिक्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड प्रपोज्ड एन ऑल्टरनेटिव थियरी ऑफ इंटेलिजेंस। ये आई थिंक इसी बार पूछा हुआ है आपके एग्जाम में। निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रतिपादित किया? जनरल और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस किसने दिए थे? चार्ल्स स्पीयरमैन ने, कि एक सामान्य बुद्धि होती है जो हर चीज में काम करती है, एक स्पेसिफिक बुद्धि होती है जो एक स्पेसिफिक फील्ड में काम करती है। जैसे सामान्य बुद्धि है विराट कोहली में कि वो स्पोर्ट्स एथलेटिक एबिलिटी है उनके अंदर बेहतर, तो वो जो भी खेलेंगे अच्छा ही खेलेंगे। बट स्पेशल या स्पेसिफिक अगर मैं कहूं, विशिष्ट बुद्धि क्या होगी उनकी? क्रिकेट। ठीक, तो ये जनरल इंटेलिजेंस होती है। इसको क्रिटिसाइज किया गार्डनर ने और उन्होंने कहा कई प्रकार की बुद्धि हो सकती है, ये सिर्फ जनरल इंटेलिजेंस नहीं है। और ये आपके चार्ल्स स्पीयरमैन कह रहे थे कि जनरल इंटेलिजेंस है जो हर एक चीज में काम आती है, यही मुख्य है नॉल। जबकि हावर्ड गार्डनर ने इनको क्या किया? क्रिटिसाइज करके आपकी ऑल्टरनेटिव टाइप्स कई सारे बता दिए, 8 प्रकार बुद्धि के। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, ये भी पूछा जा चुका है, फटाफट से बताएंगे। अ टीचर आस्क्स हरसेल्फ, अब ध्यान से पढ़िएगा, टीचर क्या कर रही है? खुद से पूछ रही है। How can I provide experiences that requires students to classify different types of objects in the environment and analyze their classification schemes? यानी कैसे बच्चा अपने पर्यावरण में वस्तुओं को वर्गीकृत करे उनकी क्षमताओं के आधार पे या उनकी विशेषताओं के आधार पे। Which intelligence is she trying to promote in students? किस प्रकार की बुद्धि को प्रमोट करने की बात शिक्षिका यहां कर रही हैं? 14th क्वेश्चन फिर से समझा दो। समझा देंगे जी, समझा देंगे। एक दिन में कितनी क्लास होती है सीटेट की? यार बैच में तो बहुत सारी होती हैं, यूट्यूब पे कई बार 2-3 भी हो रही हैं, नहीं तो जनरली एक भी कई बार नहीं होती है। तो आप कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा रेगुलर रह पाऊँ यूट्यूब पे भी। ठीक, तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस यानी भाषिक बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस या बॉडीली काइनेस्थेटिक। देखो दौड़ने भागने की बात तो यहाँ हो नहीं रही है, बात हो रही है एनवायरमेंट में जो देख रहे हैं उसको क्लासिफाई कर पाना। तो इंटरपर्सनल भी नहीं है, लोगों की बात भी नहीं हो रही है, लैंग्वेज की भी बात नहीं हो पा रही है, सच बात हो रही है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस की। प्राकृतिक बुद्धि को बढ़ावा देना चाहती हैं शिक्षिका बच्चों के बीच, इसलिए वो कह रही हैं जो एनवायरमेंट में दिख रहा है उसको देखो कि ये अगर 4 पेड़ दिख रहे हैं तो ये कौन से प्रकार के पौधे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, ये क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 21 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर, यानी कौन सा एक पेयर है जो सही से मैच्ड है। पहला ऑप्शन है, ये अच्छा क्वेश्चन है और इस बार पूछा जा चुका है। सीआरटी एनआरटी हम हर बार करते हैं, है ना। ऑप्शन में दिक्कत है मैम, 14 नंबर के चेक कर लेंगे अभी, आशीष टेंशन मत लो, ठीक है। अभी पहले निपटा लेते हैं, अब 5-6 क्वेश्चन और रहते हैं आपके, 27 क्वेश्चन हैं, कर लेंगे अनुष्का। 14th क्वेश्चन को फिर से चेक कर लेंगे, डोंट वरी। निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म है? सुमेलित युग्म है यानी करेक्टली मैच्ड पेयर है। पहला ऑप्शन है क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट सीआरटीज includes mastery of specific topic, norm reference assessment compares performance to that of peers। खुद से जवाब दीजिए, अब इसको एक्सप्लेन तो तभी करेंगे एक साथ ही, अभी आप जवाब दे दीजिए और मैं देख लेती हूँ एक बार, दिखाना क्या आंसर कर रहे हैं आप लोग। थर्ड ऑप्शन 53% लोग सही कह रहे हैं। थर्ड बोले तो फॉर्मेटिव असेसमेंट डिटरमाइनिंग व्हाट द स्टूडेंट्स कैन डू बिफोर एंड आफ्टर द क्लास। नहीं, गलत पूछा है, सही नहीं, ये तो सही है ना। अच्छा सही पूछा है क्या? हाँ तो गलत ही है ये, रुको एक मिनट। फॉर्मेटिव असेसमेंट, मुझे लगा गलत क्वेश्चन टाइप कर दिया हमने। फॉर्मेटिव असेसमेंट डिटरमाइनिंग व्हाट द स्टूडेंट्स कैन डू बिफोर एंड आफ्टर द क्लास। फॉर्मेटिव असेसमेंट में मतलब सिर्फ ये नहीं है, ये ड्यूरिंग और आफ्टर वाला कॉन्सेप्ट आपने यहाँ लगा दिया है, अभी आएंगे इस पे भी। सबमेटिव असेसमेंट इन्वॉल्व्स पेपर पेंसिल टेस्ट एज वेल एज डिटेल्ड अकाउंट्स ऑफ नॉन रिटन बिहेवियर। नॉन रिटन बिहेवियर की सच बात नहीं होती है किसमें? सबमेटिव में, है ना। यहाँ पे पेपर पेंसिल टेस्ट की ही बात करते हैं हम। हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम्स जजमेंट के लिए है ये। रचनात्मक मूल्यांकन की जब हम बात कर रहे हैं तो यह निर्धारित करता है कि छात्र कक्षा से पहले और बाद में क्या कर सकते हैं, यानी ये सुनिश्चित ही कर दिया कि बच्चे क्या कर सकते हैं। कोई रिजल्ट ओरिएंटेड थोड़ी होता है, ये तो इंप्रूव कहाँ कर सकते हैं, इस तरह का कुछ लिखा होता तो हम मानते। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट जो है वो इंक्लूड्स मास्टरी ऑफ स्पेसिफिक टॉपिक्स। मास्टरी कहाँ? आपका जो सीटेट है, 2 प्रकार के स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, मानकीकृत परीक्षण, जिसमें एक नॉर्म रेफरेंस होता है, मानक संदर्भित मूल्यांकन कहते हैं, और दूसरा है क्राइटेरियन रेफरेंस, मानदंड संदर्भित। तो सीटेट आपका स्टैंडर्डाइज टेस्ट है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्या होता है? मानकीकृत परीक्षण जो बड़ी पॉपुलेशन के लिए लिए जाए, 10 लाख लोग, 5 लाख लोग, ऐसे
एग्जाम में बैठ रहे हैं, जो प्रॉपर जिसमें ऑब्जेक्टिविटी है, ये कभी और डिस्कस करेंगे हम सीसी वाले टॉपिक में, जिसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, तो आपका सीटेट, यूपी टेट, यूपीएससी, केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम, सब क्या है, ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट ही हैं। इसमें भी दो प्रकार हैं, क्राइटेरियन और नॉन रेफरेंस टेस्ट। क्राइटेरियन वो है जहां एक क्राइटेरिया है, जैसे सीटेट में क्राइटेरिया है 90 नंबर ले आओ, 60% ले आओ, पास हो गए, ये क्राइटेरिया है। इसमें मास्टरी की कोई बात ही नहीं हो रही है कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक में मास्टरी चाहिए। जो 143 नंबर ला रहे हैं अनुराग, या 141 ला रहे हैं सचिन, या अनुष्का ला रही हैं 140, उनका हम मान लेंगे कि हाँ उनकी ठीक ठाक मास्टरी है, तभी 150 में से 143, 141, 140 नंबर ला रहे हैं। अपने लर्नर्स हैं, कोई एलियन नहीं है, पता चले आप लोग सोचें ये कौन लोग हैं, है ना। तो ये अपने आप में बिगेस्ट स्कोर्स में से स्कोर्स हैं ये, ठीक। या ये तो यहाँ पे क्राइटेरियन में ऐसा नहीं है कि मास्टरी हो रही है, यहाँ तो ओवरऑल आप बस 60% ले आओ, तो ये तो गलत हो जाएगा। नॉन रेफरेंसेस असेसमेंट कंपेयर्स परफॉर्मेंस टू दैट ऑफ पीयर्स, आपके साथियों के साथ कंपैरिजन होगा एनआरटी टेस्ट में या नॉन रेफरेंस असेसमेंट में। मतलब जब आप केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी की मेरिट लग रही है, केंद्रीय विद्यालय की मेरिट लग रही है, D2+B की मेरिट लग रही है, यानी आपको अपने साथियों के साथ कंपेयर किया जाएगा। इसीलिए मैं बहुत बार कहती हूँ सीटेट में आपका किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, आपको अपने 60% या जितना आपने स्कोर तय किया है खुद से करिए आप कंपटीशन वहां पे। तो मानक संदर्भित में आपकी तुलना आपके साथियों के साथ होगी, जो ऊपर आ जाएगा वो मेरिट में जो हाई आएगा वो निकल जाएगा उस टेस्ट से। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, बाकी सब में कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, हार्वर्ड गार्डनर्स कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस इंप्लीकेट्स, गार्डनर की जो बुद्धि की अवधारणा है उसका निहितार्थ क्या है। पहला ऑप्शन है इंटेलिजेंस इज ओनली अबाउट प्रैक्टिकल लर्निंग, क्या सिर्फ प्रैक्टिकल लर्निंग की बात की है गार्डनर ने, तो बहुत प्रकार दिए हैं। एवरीवन प्रोसेसेस एंड अंडरस्टैंड्स द वर्ल्ड इन द सेम वे, सभी लोग दुनिया को सेम तरीके से देखते हैं। अगर ऐसा होता तो फिर तो कोई लड़ाई, कोई द्वेष, कोई डर भय कुछ नहीं होता, फिर तो सब एक ही तरह से देखते हैं, बढ़िया है दुनिया, है ना, एक ही तरह से देख रहे हैं, रोबोट्स हैं सब, नहीं ह्यूमंस थोड़ी देखते हैं। मेरा नजरिया बिल्कुल अलग होगा किसी और इंसान से, किसी और का बिल्कुल अलग होगा मुझसे, या मतलब मल्टीपल, एक घर में अगर 3 लोग भी हैं तो भी वो अलग अलग नजरिया रखते हैं, परसेप्शन, है ना, या सोचते अलग अलग तरह से, दुनिया को अलग अलग तरह से देखते हैं, सेम वे में थोड़ी देखते हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस वाला व्यक्ति ये थोड़ी कहेगा सेम वे में देखते हैं, फिर तो वो एक ही टाइप की इंटेलिजेंस दे देते। ह्यूमन बींग्स डिफर इन देयर एबिलिटीज इन डिफरेंट डोमेन्स, अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। कोई म्यूजिक में अच्छा हो सकता है, कोई मैथ्स में अच्छा हो सकता है आप मैथ्स में भी अच्छे हो, म्यूजिक में भी अच्छे हो, बट म्यूजिक में थोड़े ज्यादा अच्छे हो। मतलब कई सारे आयाम में आपकी क्षमता, कई डोमेन्स में भी एबिलिटी का अंतर हो सकता है, अलग अलग प्रकार से व्यक्ति बुद्धिमान हो सकता है, सही है। इंटेलिजेंस हैज ओनली वन डायमेंशन, नहीं, मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, वो अलग अलग आयामों में लोगों की योग्यताएं अलग अलग होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, क्या है क्वेश्चन नंबर 23, ये कहता है असर्शन यानी कथन और रीजन है कारण। अ हाई आईक्यू गारंटीज सक्सेस इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से जवाब दीजिएगा। आईक्यू का प्रॉब्लम तो आज आपका सॉल्व हो गया होगा। एक उच्च आईक्यू जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता की गारंटी देता है। यानी अगर आपका आईक्यू ज्यादा है तो आप तो भाई साहब, आपके रिश्ते भी बहुत प्यारे होंगे और आपके दोस्त यार भी बहुत खुश होंगे आपसे, और आप तो अपने करियर में भी बिल्कुल तूफान मचा के रखे हुए होंगे, और आपसे बढ़िया नेचर का भी ध्यान रखने वाला इंसान कोई नहीं होगा। आप ईश्वर समान व्यक्ति बन जाएंगे अगर आपका आईक्यू ज्यादा है। ये बात यहाँ कही जा रही है, जो कि एकदम बकवास बात है, गलत बात है ना, ऐसा नहीं होता है। अभी आप दुनिया भर के लोग उठा के देख लीजिए, अभी शायद कोई तो रिसर्च या कुछ तो चल रहा था, है ना, जो हम कह रहे हैं सो कॉल्ड के बहुत हाई आईक्यू है, हो सकता है पर्सनल रिलेशंस उस तरह से ना अच्छे चल रहे हो सकता है नेचर को लेके कोई जुड़ाव ना हो, तो डिपेंड करता है। सारे एरियाज में सक्सेस मिल जाएगी लाइफ की, ये जरूरी नहीं है। ये हाई आईक्यू हो चाहे व्यक्ति लो आईक्यू हो, इसकी गारंटी कहीं नहीं है ना, कि इलॉन मस्क अपने बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहे हैं तो पर्सनल लाइफ में भी बहुत अच्छा ही हो रहा होगा, ये कोई गारंटी वाली बात है ही नहीं, ठीक। तो यहाँ पे ये क्या है, ये एकदम फॉल्स क्लेम है कि हाई आईक्यू गारंटी करता है कि आप हर एक एरिया में अच्छे होंगे जीवन के, नहीं। रीजन क्या है इसका, मैनी सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स हैव एवरेज आईक्यू स्कोर्स। इन्होंने रीजन दिया है कि कई सफल व्यक्तियों का आईक्यू स्कोर औसत होता है। हाँ भाई, हो सकता है, कॉन्ट्राडिक्टरी बात है थोड़ी सी, लेकिन हाँ बिल्कुल ऐसा संभव है कि कई सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स हो सकते हैं जिनका आईक्यू स्कोर एवरेज हो, क्योंकि सक्सेसफुल होने में जरूरी नहीं सिर्फ आईक्यू का ही रोल है। अगेन हमने बात की, आईक्यू तो सिर्फ आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिटिकल एबिलिटीज इन पे ज्यादा फोकस्ड है ना, सक्सेस में और 50 चीजें लगेंगी। आप मोटिवेटेड कितने हैं,
आपका सोशल स्किल्स आपकी कितनी बेहतर है, लोगों के साथ कितना अच्छा जुड़ पाते हैं आप, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग कितनी बेहतर है, और 70 चीजें हैं, इमोशनली आप कितने बेहतर हैं। तो ये बात कहना एकदम सही होगा, लेकिन स्टेटमेंट ए सही नहीं था। तो अजर्शन तो रॉन्ग हो गया यहां पे कि ये बिल्कुल, ये कह रहे हैं कि गारंटी है सक्सेस, नहीं, तो ये गलत हो गया। बट द रीजन इज ट्रू, रीजन तो सही है कि हाँ बहुत सारे सक्सेसफुल लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका आईक्यू हो सकता है एवरेज ही निकले, है ना। चलिए आगे बढ़े। बोथ तो सही और गलत हो ही नहीं सकते क्योंकि एक सही है एक गलत है, सिंपल एज दैट। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? मैग्नस कार्लसन इज कंसिडर्ड अ ग्रैंड मास्टर इन द वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी। मैग्नस कार्लसन डिमॉन्स्ट्रेट्स विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस? यानी मैग्नस कार्लसन जो है एक चेस चैंपियन है, तो उनके अंदर गार्डनर के अनुसार 8 प्रकार में से कौन से प्रकार की बुद्धि पाई जाएगी या किस रूप में वो इंटेलिजेंट कहे जाएंगे? तो चेस में लगती है लॉजिकल एबिलिटी, है ना। तो अगर हम तर्क की बात करें, लॉजिक की बात करें, तो लॉजिको मैथमेटिको इंटेलिजेंस यहाँ पे लगेगी। विजुअल इंटेलिजेंस, काइंस्थेटिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल सबसे ज्यादा लगेगी, है ना। विजुअल भी वहां कुछ हद तक इस्तेमाल होती है, पैटर्न है नॉल, बट लॉजिको मैथमेटिको सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगी यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखना 25। दो सवाल और हैं इसके बाद। इट इज द कॉन्शियसनेस ऑफ वंस ओन डिजायर्स, इमोशंस एंड मोटिव्स। People high on this ability have deep understanding of their identity, human existence and meaning of life. ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, I think. By reading the above statement, this type of intelligence is. किस प्रकार की इंटेलिजेंस है ये? स्पेशल है, इंटर है, इंट्रा है? ये अच्छा है, लेकिन बताओ एक बार किसकी बात हो रही है? खुद की ओन डिजायर, खुद की इच्छाएं, मुझे क्या पसंद है, आपके इमोशंस, आपको कब खराब महसूस होता है, कब अच्छा, आपका मोटिव क्या है, क्या करना है आपको लाइफ में, है ना, पर्पस, अंडरस्टैंडिंग, आइडेंटिटी, ये सब, मीनिंग ऑफ लाइफ, ये इंट्रापर्सनल में है। क्योंकि किसकी बात हो रही है? मीनिंग ऑफ लाइफ की, वंस ओन डिजायर्स, खुद की। दूसरे अदर्स लिखा होता तो आंसर हो जाता इंटरपर्सनल या पारस्परिक बुद्धि, ये अंतःवैयक्तिक है, इंट्रापर्सनल है, ठीक है। इसको इंग्लिश में प्लीज ध्यान रखिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, फटाफट से देखिएगा। एमएफ, क्वेश्चन नंबर 26 है, एमएफ हुसैन was an Indian artist known for executing bold, vibrantly colored narrative paintings in a modified cubist style. As per Howard Gardner's theory of multiple intelligence, MF हुसैन demonstrates which type of intelligence? यानी MF हुसैन एक भारतीय कलाकार थे जो संशोधित क्यूबिस्ट शैली में पेंटिंग की एक शैली है ना। मुझे भी इतना ही पता है इसके बारे में जितना आपको, किसी को पता हो स्पेशली तो बात अलग है ना। अभी रिसेंटली मैंने एक पेंटिंग देखी एमएफ हुसैन की, पहली बार। हमारी एक फ्रेंड है बानी, उन्होंने दिखाई और उन्होंने बताया कि ये जो है बहुत अर्दी कलर्स यूज करते हैं, इसकी 5 विशेषताएं और बताई। तो मैंने कहा, हमने तो एग्जाम्पल ही दिया था, देखी पहली बार है, एक जगह हम गए हुए थे, वहां लगी हुई थी, तो इतने आर्टिस्टिक तो हम लोग हैं नहीं। तो अब जितना ये वाली स्टाइल के बारे में जितना आपको पता है उतना ही मुझे पता था, लेकिन इनमें इंटेलिजेंस कौन सी है ये हम पहचान लेंगे, इतनी बात पक्की है। बताओ फटाफट से, एमएफ हुसैन किस प्रकार की बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं ये पहचानना। एक प्रकार की, एक बहुत ही मतलब फेमस पेंटर है, ये हमें पता है, या थे, अब तो नहीं है। तो और एक प्रकार की शैली है पेंटिंग में भी जो ये प्रदर्शित करते हैं अपनी पेंटिंग्स में। अब हमको शैली का पता हो या ना हो, है ना, पेंटिंग देखी हो या नहीं हो, लेकिन हम इतना तो पकड़ लेंगे कि इनमें विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस होगी। ये बात सही है कि नहीं है? यस, देखने को मिल जाए तो और अच्छा है, आर्ट है, बढ़िया है। दृश्य स्थानिक, विजुअल स्पेशल, क्यों? क्योंकि वो इमेजिन कर पा रहे हैं, विजुअली विजुअलाइज कर पा रहे हैं इमेजेस को, उस तरह से फिर वो क्रिएट भी कर पा रहे हैं। सुंदर पेंटिंग थी काफी, है ना, मतलब अच्छा लगा देख करके आंखों को। और ये उदाहरण के तौर पे हमने यहाँ पे, नहीं वो सेम पेंटिंग नहीं है, ये डिफरेंट है। तो ये एमएफ हुसैन जी हैं, हम बहुत बार इनकी चर्चा कर चुके हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस थियोरी में। और पेंटर्स, आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डेकोरेटर्स, जो भी लोग इमेजेस के साथ अच्छे हैं, इवन स्कल्पचर्स, मूर्तिकार, वो सब आपके विजुअल स्पेशल में आ जाएंगे, कि जो विजुअली अच्छी कल्पना कर लेते हैं और एक उसको साकार रूप भी दे पाते हैं एब्स्ट्रैक्ट सोच करके, और फिर प्रेजेंट कर पाते हैं इमेजिनरी, मतलब सॉरी इमेजेस में या किसी भी फॉर्म में, जितने भी ऑप्शंस आपको बताए। तो ये हुई एक बात, विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस। सही है, आगे बढ़े। आखिरी, वेलकम मूवी में थी मैम पेंटिंग, तो हाँ, वो घोड़े वाली पेंटिंग काफी फेमस है ना, राइट, गॉट इट। मुझे भी लग रहा था कि मैंने भी कहीं देखी है। आ जाओ इधर।
क्वेश्चन नंबर 27, लास्ट क्वेश्चन भाई आज का, फिर आज की बात को यहीं समाप्ति देंगे। प्राइवेट स्पीच और ईगो सेंट्रिक में क्या फर्क है? सेम ही बात है, बस दो अलग अलग लोग कह रहे हैं, इतना ही जान लोगे तो काम बन जाएगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक, पियाजे कह रहे हैं ईगो सेंट्रिक, वाइगोस्की कह रहे हैं प्राइवेट स्पीच। बात सही है? फटाफट से बताओ जवाब, आज के लिए लास्ट है ये क्वेश्चन। डीट प्लस में भी उतने ही काम के हैं ये क्वेश्चन जितने सीटेट में, क्योंकि ये टॉपिक तो सेम ही है ना, जो टॉपिक सेम है वो तो सेम ही है। इफ इन द पॉपुलेशन इंटेलिजेंस इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इट मीन्स दैट, यदि जनसंख्या में बुद्धि सामान्य रूप से वितरित है तो इसका मतलब है, यानी सामान्य रूप से सबको मिली हुई है। ठीक, देखते हैं एवरीवन इन द पॉपुलेशन। अब मैं क्योंकि बता दूंगी फिर तो आप जवाब भी पकड़ लोगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? एवरीवन इन द पॉपुलेशन हैज अप्रोक्सीमेटली द सेम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। जनसंख्या में प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि का स्तर लगभग समान होता है। समान होगा, फिर बताओ एक बार। मोस्ट पीपल आर एवरेज इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, यानी ज्यादातर लोग औसत होते हैं बुद्धि के पक्ष में। मोस्ट पीपल हैव एक्सट्रीमली हाई इंटेलिजेंस। मोस्ट पीपल हाई इंटेलिजेंस रखेंगे तो फिर वो हाई नहीं रह जाएगी, वो हो जाएगी नॉर्मल इंटेलिजेंस, है ना, वो एवरेज कहलाएगी फिर, क्योंकि उतनी बुद्धि सबके पास है। ठीक, समझ पाए हो? नहीं समझ पाए हो कोई बात नहीं, बाद में समझ लेना। मोस्ट पीपल हैव एक्सट्रीमली लो इंटेलिजेंस, ये भी गलत है और ये भी गलत है, क्योंकि 1 से 2% लोग हैं जिनकी बहुत ही हाई आईक्यू है, जिनका हाई इंटेलिजेंस है, और उतने ही 2-1% ही लोग हैं जिनका बिल्कुल लो इंटेलिजेंस है या लो आईक्यू है। ज्यादातर लोग एवरेज में ही आते हैं, मोर देन 60% ऑफ द पॉपुलेशन। तो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन तो जो है आपकी, वो मोस्ट पीपल आर एवरेज इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस। अधिकतर लोग बुद्धि के मामले में औसत होते हैं। बात सही है या नहीं है? सही है? हाँ, नहीं, स्पेशल चिल्ड्रन नहीं, उनको गिफ्टेड कहेंगे फिर, जो आईक्यू में या बुद्धि का स्तर जिनका नॉर्मल से ज्यादा है, मतलब एवरेज से ज्यादा है अगर मैं कहूं। एक्सेप्शनल